So, today we want to discuss the first chapter of Civics, Class 9. What is democracy? Why democracy? So, the first concept of the chapter to understand is that what is democracy? Democracy क्या होता है? So, democracy एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती है जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, जैसे कि आर्मी रूल जो म्यांमार में चल रहा था 1962 से 2011 तक, और ऐसे ही डिक्टेटरशिप जैसे कि चिली में डिक्टेटर जो था पिनोशे, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। ऐसे ही मोनार्की सिस्टम भी होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो वहाँ के रूलर हैं सलमान बिन अब्दुल्लाज़िज़ अल सऊद, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे। वो रूलर इसलिए थे क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे ही क्या हम कह सकते हैं कि एक कंट्री जिसमें इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है? नहीं। ये हम एक कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जो वहाँ के अब उस टाइम के प्रेसिडेंट थे नवाज़ शरीफ, उनको जो वहाँ की मिलिट्री थी, आर्मी थी, उसने ओवरथ्रो करके जो आर्मी का हेड था यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपने नवाज़ शरीफ को ओवरथ्रो करके अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। ऐसे 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम डिक्लेयर किया। रेफरेंडम क्या होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेफरेंडम होता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो कि लोगों से पूछा जाता है और लोगों को उसके आंसर के लिए वोट करना पड़ता है। सो 2002 का जो रेफरेंडम का क्वेश्चन था वो ये था कि क्या परवेज़ मुशर्रफ को और 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, तो लोगों ने उससे एग्री किया। बट वहाँ की जो मीडिया थी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उससे डिसएग्री किया और कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है वो फ्रॉड और मॉल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हुआ है। फिर अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, और फिर उस लीगल फ्रेमवर्क के ऑर्डर से ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट था उसके ही पास सारी पावर्स थी। जो वो नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता था। कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, उनको भी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो लुक वो ऑर्डर करती थी, और जो वहाँ के और वो जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो उन्हें डोमिनेट करते थे। ऐसे हमें फीचर्स मिल जाते हैं ये सब एग्जांपल्स देखने से डेमोक्रेसी के, जैसे कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जो डेमोक्रेसी है वो भी उसकी वजह से कोई फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं उनको ये होता है कि इलेक्शंस में वो हार भी सकते, जीत भी सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो ही हमेशा जीते, और हर एक सिटीज़न को एक वोट होना चाहिए और एक वोट की एक वैल्यू भी होनी चाहिए। चाइना में जो वहाँ की गवर्नमेंट या पार्लियामेंट थी वहाँ की, क्वानगुओ, रेनमिन, दाइबियाओ, दावी या फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो उस पे उसको और वहाँ पर सिर्फ वही लोग इलेक्ट हो सकते, इलेक्शंस में खड़े हो सकते थे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे या फिर उनके एलाइज थे। हर बार जो गवर्नमेंट होती है वो सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनती है। जैसे मैक्सिको में उनके जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1930 में, उन्हें इंडिपेंडेंस मिला था। 1930 से 2000 तक हर बार जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लीडर बनता है वो पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी से ही बनता है हर बार। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है सिविक्स का, कि हर एक अडल्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री को राइट टू वोट होना ही चाहिए, वेदर इट अ मैन और अ वुमेन। जैसे कि चाइना में 2015 तक जो वुमेन थी वहाँ की, उनको राइट टू वोट नहीं था। ऐसे ही एस्टोनिया में वहाँ का सिटीज़नशिप ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी है वहाँ की, उसे डिफ़िकल्टी होती है वोट करने में। ऐसे फ़िजी में जो वहाँ के इंडिजिनस फ़िजी होते हैं उनका वोट इंडियन फ़िजी से ज़्यादा होता है, मतलब वैल्यू इंडिजिनस फ़िजी की ज़्यादा होती है। ऐसे जिम्बाब्वे में वाइट माइनॉरिटी रूल करती थी, और वहाँ इंडिपेंडेंस यानी 1980 के बाद जो ZANU-PF है उसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी वो, और तब से वो हमेशा जीती जा रही है, तभी से वो जीते आ रही है। और ये सिर्फ उनकी अनफेयर और इलीगल प्रैक्टिसेस के द्वारा है। और वहाँ पर मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता रहता है, और उधर प्रोटेस्ट्स इलीगल हैं। ऐसे ही चाइना में 1958 से 1961 में एक बहुत ही एक्सट्रीम फैमाइन आई थी जिसमें 3 करोड़ लोग मर गए थे, और ये सब हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। इंडिया में भी आई थी पर वहाँ उस टाइम उन्होंने फूड सिक्योरिटी कर ली थी। ऐसे एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जो, उससे हमें बेटर गवर्नमेंट मिल जाती है। काफ़ी हमें मतलब हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं लीडर के सामने, हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छा इम्प्रूव होता है। और डेमोक्रेसी हमें जैसे कि कभी वॉर हो गई और जैसे कुछ भी मतलब लड़ाई वगैरह हुई तो उससे भी हम बच सकते हैं। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, वो मतलब हेल्प करेगी लोगों को। और डेमोक्रेसी में काफ़ी सारी मतलब जैसे कि पहले हमने गवर्नमेंट इलेक्ट करवाई और फिर मतलब हमें अच्छी नहीं लगी, या उसने उस लीडर ने कुछ मिसबिहेव किया, तो हम उसको अगली बार वोट नहीं करेंगे। हमें मतलब इससे सीख भी मिल जाती है।